नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज हम हल करने जा रहे हैं 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत जून 2009 का पेपर और दिसंबर 2009 का पेपर, यानी 2009 में दो नेट परीक्षाएं जो आपकी आयोजित हुई थी उन दोनों के हिंदी विषय के पेपर आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृतनिष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्खनी हिंदी अथवा ब्रिज अवधि का मिश्रित रूप। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हिंदी और उर्दू के मिश्रित शब्दों की। देखिए, ग्रियर्सन ने भी इस संबंध में कहा है, अपने जो विचार व्यक्त किए हैं। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शब्द इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि इनको अलग करना थोड़ा सा कठिन है। बीच में जब भारतेंदु काल के बाद ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का समय आया था, उस समय भी इस तरीके के प्रयत्न किए गए थे कि एक संस्कृत निष्ठ हिंदी हो और एक उर्दू निष्ठ जिसमें उर्दू के शब्द अधिक हों, ऐसी हिंदी हो, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। तो महात्मा गांधी जी ने भी हिंदुस्तानी भाषा को स्वीकार किया था, बल दिया था कि हम ऐसी हिंदी का प्रयोग करें जिसमें कि दोनों भाषाएं आपस में मिलजुल के रह सकें, तो उसे हिंदुस्तानी कहते हैं। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां आप याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी, तीन ही बोलियां हैं पूर्वी हिंदी वर्ग की। और इनसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत आ गया है छत्तीसगढ़ी, और हमें याद है कि ये तो पूर्वी हिंदी की बोली है, तो आसानी से इसका उत्तर हम लगा लेंगे। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या 22 है। देखिए, जहाँ ऑप्शन अनिवार्य नहीं है मैं वहाँ पे नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि ये याद होने वाली चीज़ें हैं, आप सबको मालूम होंगे, तो इसमें समय नहीं व्यर्थ करेंगे। ग्रिम नियम का संबंध किससे होता है? स्वनिम विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान से संबंधित होता है ग्रिम नियम। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो रस मंजरी जो है उनकी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है। भंवर गीत में आप जानते हैं, भंवर गीत है नंददास का और भ्रमर गीत है सूरदास का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसे लिखा आ जाए तो आपको लिखना है सूरदास, और ऊपर ये अनुस्वार वाला आ जाए तो इसको लिखना है आपको भंवर गीत को नंददास का। ठीक है, पूछा हुआ है, बार बार पूछा जाता है भ्रमर गीत हम रटते रहते हैं, और पूछ लिया जाता है भंवर गीत को। कंफ्यूज हो जाते, कंफ्यूज नहीं होते। पेपर में जल्दबाजी में दबाव के कारण जो पहली बार जो हिंदी से शुरू कर रहे हैं तैयारी, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बार बार पढ़ते रहते हैं, लंबे समय से हिंदी विषय से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो आसान होता है। लेकिन जब शुरू में हिंदी की तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सी लगती हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय, दो ग्रंथ हैं, दोनों में ही बार बार कन्फ्यूज़न होता रहता है। अब देखते हैं रास पंचाध्यायी। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि रोला छंद में लिखी हुई इनकी यह कृति है, और श्याम सगाई कृष्ण जी से संबंधित है। उनकी जो सगाई वाला प्रसंग है उससे। भंवर गीत में जो उद्धव गोपी वाला जो प्रसंग है वह है, और रस मंजरी में नायक नायिका भेद का है। नायक के कितने भेद होते हैं, नायिका किस प्रकार की होती है, मुग्धा नायिका, परकीय नायिका, ये सभी नायिकाओं के भेद होते हैं। विशिष्ट यह संस्कृत साहित्य के अंतर्गत इनका बहुत विस्तार से और सूक्ष्म वर्णन किया गया है। हिंदी के जो आचार्य कवि हुए हैं उन्होंने वहीं से प्रेरणा ग्रहण की है। आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यह मैंने आपको रामचंद्र शुक्ल का रचनाकार वाली प्लेलिस्ट में जो वीडियो संकलित है वो पढ़ाया था, वहाँ भी आपको पढ़ाया था कि इन्होंने काफ़ी मदद करी थी शुक्ल जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पत्रिका है वह कवि वचन सुधा, बाल बोधनी, कई सारी हैं हरिश्चंद्र में। ठीक है, और प्रताप नारायण मिश्र की है ब्राह्मण पत्रिका, और राधाचरण दास की है, अभी थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन ये 40वें प्रश्न में वापस से रिपीट हुआ है, तो अब हम इसको वहाँ पे देख लेंगे। दीदी पत्रिका के संपादक ठाकुर श्रीनाथ सिंह थे। आगे देखते हैं, कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो वाज्रश्रवा के बहाने, यह रचना कुंवर नारायण जी की है। बाकी पथिक नरेश मेहता की है। पहाड़ पर लालटेन, ये मंगरेश डबराल की रचना है। मगध मुझे अभी याद नहीं आ रही है किसकी है। लड़ाई के नाटककार हैं, तो लड़ाई नाटक प्रसिद्ध नाटक है किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। मोहन राकेश का आधे अधूरे जो है हम पढ़ चुके हैं चैनल पे।
लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कब्बे और काला पानी के कहानीकार निर्मल वर्मा है। कब्बे और काला पानी यह कहानी संग्रह है निर्मल वर्मा जी का, जिनकी कहानी परिंदे हम अपने चैनल पे पढ़ चुके हैं और नेट के पाठ्यक्रम में भी है। रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो यह पंडित जगन्नाथ जी का कथन है। अब हमें यह याद हो गया होगा। कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, सत साहेब तीनों बाबरी पंथ से संबंधित हैं, लेकिन पलटू साहब बाबरी पंथ से संबंधित नहीं हैं। ये सतनामी संप्रदाय से संबंधित थे, बाबरी पंथ से संबंधित नहीं थे। कब को टेरत दीन है होत न श्याम सहाय, तुमहो लागी जगत गुरु जगनायक जगबाय। इस दोहे में कवि शिकायत कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आत्मनिवेदन कर रहा है या व्यंग कर रहा है। देखिए, इसको एक और जगह मैंने देखा था, यानी किसी और प्रकाशन के प्रश्न पत्रों में, तो वहाँ आत्मनिवेदन दिया हुआ था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है कि ये आत्मनिवेदन ना होकर बल्कि व्यंग्य है। कैसे? कब को टेरत दीन है, टेरत यानी होता है पुकारना या राह देखना, होता है कब से टेर ना टेर लगा दिए टर, तो मतलब दीन है, मैं दीन कब से तुम्हारी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, या कब से तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, हे श्याम फिर भी तुम मेरे पे सहाय नहीं होते। तुम हो लागी जगत गुरु, तुम तो जगत गुरु हो, तुमको भी लग गई जगनायक जगबाय। बाय यानी होता है हवा। ग्रामीण भाषा में गठिया रोग किसी को हो जाता है तो उसको भी कहते हैं कि इसको हवा की बीमारी होगी, बाय लग गई है इसको। तो बाय यानी होता है कि एक व्यंग है कि तुमको भी कैसी, तुमको भी जगत की वाय लग गई है, तुमको भी जगत की हवा लग गई है। तो ये थोड़ा सा व्यंग्यात्मक है, तो इसे मैं व्यंग के अंतर्गत ही मानूंगी। बाकी आप लोग देखिए अपने विवेक से भी निर्णय ले सकते हैं। जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक नागार्जुन जी हैं, ठीक है। और देखिए मैं आपको कह दूं, केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह दोनों की जो रचनाएं बिल्कुल अलग अलग, आप एक कहीं पर भी अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए इनको, और अलग से बिल्कुल ध्यानपूर्वक इनको याद कर लीजिए। दोनों कवि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं परीक्षा में, ठीक है। जमीन पक रही है कविता 3-4 बार पूछी गई है, हमारे सिलेबस में भी है, लेकिन फिर भी केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल दोनों नामों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। धूमिल की रचना आप सभी जानते हैं, संसद से सड़क तक, पिछले 2008 के दोनों पेपरों में उसकी पंक्तियां हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में 1936 ईस्वी में हुई, ठीक है। और इसका अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1936 में ही गोदान उपन्यास लिखा गया था, जो मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है। हमारे सिलेबस में जिसने भी नहीं पढ़ा हो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास में है, कहीं कहीं चेन्नई भी लिखा हुआ है, बात एक ही है। पिछले तीनों पेपर में रिपीट हो चुका है ये, तो इसको यहाँ आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? तो हिंदी अकादमी पत्रिका से प्रकाशित होती थी हिंदुस्तानी पत्रिका। देखिए ये जो पत्र पत्रिकाएं, इनका गद्य की विधाओं के विकास में, विशेषतः कहानी और निबंध के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। प्रत्येक राइटर अपनी कहानी लिखता था और किसी विशिष्ट पत्रिका में जब वो कहानी छप जाती थी तो वो कहानी प्रसिद्ध हो जाया करती थी। तो इनसे भी संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। बीच में पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाना कम हो गया था, लेकिन लास्ट वाला पेपर देखें तो हंस पत्रिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो दोबारा से हमें अपना ध्यान केंद्रित कर लेना चाहिए पत्र पत्रिकाओं की ओर। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह और कुबेर चंद्र प्रकाश सिंह। ये जो पुस्तक है इसमें कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह दे रखा है, और एक और अन्य पुस्तक है शायद यूथ कंपटीशन टाइम्स के, या पता नहीं कौन से प्रश्न पत्र है, उनमें भी ये दे रखा है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक रघुवीर सहाय जी हैं। रघुवीर सहाय जी के प्रसिद्ध संस्मरण है शेष स्मृतियाँ। तो आप प्लीज़ 19वें प्रश्न को अपने स्तर पर चेक करके इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वैसे
सही उत्तर इसका रघुवीर सहाय जी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप स्वयं भी अपने स्तर पे इसको चेक करके जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। झांकियाँ निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं ये खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियाँ हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। आगे देखते हैं, ये क्रमबद्ध वाले प्रश्न है, ये अलग से प्लेलिस्ट में हम करेंगे तो इनको यहाँ नहीं देखेंगे, क्योंकि इस तरीके से करने से ये याद भी नहीं होंगे, केवल समय की बर्बादी ही होगी। इस तरीके से ये याद नहीं होंगे, इनके लिए कुछ ना कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ उपाय हम ढूंढेंगे। अब पात्रों को सुमेलित करना है उपन्यासों से। परख उपन्यास की पात्र है कट्टो, गवन की पात्र है जालपा, त्यागपत्र की पात्र है मृणालिनी और शेखर एक जीवनी, इनकी पात्र है शशि। शेखर एक जीवनी भाग 1 हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। देखिए बहुत मेरी इच्छा है कि मैं आपको ये सारी किताबें पढ़ के सुनाऊं, है ना। मेरी इच्छा है कि कुछ किताबें मेरी भी नहीं पढ़ी हुई हैं अभी तक, जो उपन्यास लगे हुए हैं उनमें से बहुत सारे उपन्यास मेरे भी छूटे हुए हैं। मैं स्वयं भी पढ़ना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जब मुझे भी पढ़ने हैं तो क्यों ना मैं आपको भी पढ़ के सुनाऊँ, लेकिन समय अभाव, दूसरी जो चीज़ें हैं, अगर मैं उपन्यास आपको करवाने लगूंगी, जैसे मैंने गोदान पूरा करवाया है, मन्नू भंडारी पूरा करवाया है, तो मुझे संतुष्टि मिलती है पूरी रचना को पढ़ा के। जैसे कहानी का सिर्फ सार और पात्र ना बता के मैंने आपके समक्ष पूरी कहानी प्रस्तुत करी है। इसी प्रकार मैंने निबंधों के सार ना बताते आपको जितने भी निबंध सिलेबस में लगे हुए हैं और जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना, वो पूरे पूरे आपको पढ़ाएं, तो मेरा मन संतुष्ट नहीं होता संक्षिप्त जानकारी देके। इसीलिए उपन्यासों से संबंधित वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया है। अब इसके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि ऐसा किस प्रकार संभव हो सकता है कि इन उपन्यासों को हम पूरा पूरा पढ़ भी लें और परीक्षा से पहले हमारा सिलेबस भी तैयार हो जाए। तो इसे लॉकडाउन की वजह से भी कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, लेकिन देखते हैं जल्दी ही इस संबंध में मैं आपको सूचित करूँगी कि किस प्रकार इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखते हैं आत्मकथाओं को उनके लेखकों से सुमेलित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के 4 भाग हैं, चारों भाग आपको क्रमबद्ध रूप से याद होने चाहिए, ठीक है। और 10 द्वार से सोपान तक यह उसका अंतिम भाग है हरिवंश राय बच्चन का। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है, जो कि बार बार पूछी जा रही है। पिछले प्रश्न पत्र जब आप उठाकर देखेंगे तो यह पूछी हुई है। कुल मिला के जब आत्मकथाओं की हम बात करें तो मैं आपको ट्रिक थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथाओं के प्रत्येक भाग को क्रमानुसार याद कर लें, प्रकाशन वर्ष सहित। आत्मकथाओं की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा को भी आप याद रखिए, मेरी जीवन यात्रा। थोड़ा सा ट्रिक आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि यात्रा साहित्य, ये जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जीव थे, ये राहुल सांकृत्यायन जी थे ना, बहुत महान पंडित थे। इनकी तिब्बत यात्रा, अथा तो घुमक्कड़ जीवन जिज्ञासा, तो ये यात्रा साहित्य इन्होंने भरपूर लिखा है। यदि आप भारत की संस्कृति विविधताओं को जानना चाहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विषय में जानना चाहते हैं, तो राहुल सांकृत्यायन को पढ़िए। तो यात्रा साहित्य इन्होंने लिखा है अधिक, इसलिए इनकी आत्मकथा में भी क्या शब्द यूज आया, मेरी जीवन यात्रा। जो जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार के तो फिर वो नाम लिखेगा अपनी रचनाओं के, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पंक्तियों के साथ लेखकों को सुमेलित करना है। जैसा कि आप सभी का प्रश्न होता है कि मैम पंक्तियां कहाँ से तैयार करें। वर्तमान में तो पंक्तियां बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, इतने पुराने पेपर करने से क्या फ़ायदा, ये कुछ स्टूडेंट के दिमाग में भ्रम होता है। पुराने पेपरों में बहुत ज़्यादा पंक्तियाँ मिल जाएंगी। अगर आप सारे पुराने प्रश्न पत्रों की पंक्तियाँ भी एक जगह लिख लेते हैं तो बहुत सारा मटेरियल आपके लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, कुछ एक वर्षों से रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, इनकी जो बुक हैं इतिहास की, वो थोड़ी सी प्रमुखता से आ गई हैं। एक बार तो एनटीए के द्वारा जो पेपर हुआ था 2019 वाला, शायद शुरू वाला, जो उसमें 35 प्रश्न रामचंद्र शुक्ल की किताब से पूछ लिए थे। तो अचानक से रामचंद्र शुक्ल की किताब की मांग बढ़ गई, सब लोग उसने उसको रट डाला, पढ़ डाला, खरीद डाला। रटना तो देखिए उसको संभव नहीं है, पर यानी कि बहुत ज़्यादा अपना समय उस किताब में देने लगे। लेकिन यकीन मानिए, ज़रूरी नहीं है कि इतने मोटे मोटे ग्रंथों में से ही वो पूछ ले। अगर आप पढ़ पाते हैं बहुत अच्छी बात है। देखिए शुक्ल जी के ग्रंथ की तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती, लेकिन नहीं पढ़ पाते तो पुराने पेपर में जितनी
पंक्तियाँ पूछी गई हैं उतनी भी तैयार कर लेंगे तो काफ़ी स्तर तक आप तैयार कर पाएंगे। अब जैसे गुल है, गिल है, गलीचा है, गुलगुली है, गुल्लीजन की माला है, ये जो पद्माकर जी की रचना है, इसको चाहे तो आप इन पुराने प्रश्न पत्र में भी आ गई, 2005 वाले प्रश्न पत्र में आ गई, यही उनकी कविता क्या है निबंध में भी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ आपको ये, जैसा मैंने आपका कहा कि अगर निबंधों को आप रचना को अच्छे से पढ़ के तैयार कर लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें अपने आप ही आपके ज्ञान का विस्तार होता जाएगा। आपको अलग से एक मोटा सा ग्रंथ लेके बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं हिंदी साहित्य इतिहास के यदि नोट्स करवाऊंगी आपको, जो मेरा अपना रजिस्टर है, यदि मैं उसे आपके समक्ष कभी प्रस्तुत करूंगी तो फिर आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको साथ के साथ क्लियर होती जाएंगी। बातें बहुत सारी हो गई है ना, फिर हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। हंसावली के रचयिता हैं कौन? हंसावली के रचयिता हैं असाइद। चंदायन मुल्ला दाऊद की है, सत्यवती ईश्वरदास की है और मृगावती कुतुबन की है ना। ट्रिक भी इसकी हैं, पर ट्रिक देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अप्सरा उपन्यास है निराला जी का। मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है। करम भूमि प्रेमचंद का है और मित्रों मरजानी कृष्णा सोबिती का है। और चित्रा मुद्गल जी शेष रह गई हैं। बताइए इनका उपन्यास अभी पिछली बार पेपर में देखा था, कौन सा है चित्रा मुद्गल जी का? आवा उपन्यास है चित्रा मुद्गल जी का, आवा। रस गंगाधर के रचयिता हैं पंडित जगन्नाथ, है ना, अभी इनकी पंक्ति पढ़ी थी। साहित्य दर्पण के हैं विश्वनाथ। काव्य प्रकाश का है मम्मट और वक्रोक्ति जीवितम है कुंतक, क्योंकि वक्रोक्ति, बेटा पानी ला दो एक गिलास, क्योंकि वक्रोक्ति जो संप्रदाय है उसके जनक है कुंतक, तो यह इनका ही ग्रंथ है। राष्ट्रगीत में भला यह कौन? यह भारत भाग्य विधाता है। यह किसने कहा था? तो ये आलोचक हैं विजय देव नारायण शाही जी। इन्होंने ही, इन कवि भी हैं, आलोचक भी हैं, तो इन्हीं की पंक्तियां हैं ये है। दूसरा है क्या करूँ जो शंभुधन टूटा तुम्हारा, तो ये गिरिजा कुमार माथुर जी की पंक्तियां हैं। अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूँ, यह प्रभाकर माचवे जी की पंक्तियां। साधो आज मेरे सत की परीक्षा है, यह रघुवीर सहाय जी की पंक्तियां हैं। थैंक यू बेटा। यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, आखिरी चट्टान मोहन राकेश, सुबह के रंग अमृत राय, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बैनीपुरी। तो ये यात्रा साहित्य हैं। और इससे पहले मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृतायन, उसको भी पूछा गया है, सॉरी वो आत्मकथा है, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है ना। इनका जो तिब्बत यात्रा है, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा या अथा तो घुमक्कड़ जीवन, यह इनके यात्रा साहित्य, वह आत्मकथा है। आगे देखते हैं। प्रगतिवाद से संबंधित कवि हैं त्रिलोचन, हालाबाद बच्चन का है ये एक। अकविता जगदीश चतुर्वेदी के द्वारा चलाया हुआ विवाद था। और प्रयोगवाद अज्ञे जी के द्वारा चलाया हुआ एक आंदोलन था। पत्र पत्रिकाओं को सुमेलित करना है। भारतेंदु पत्रिका थी राधाचरण गोस्वामी की, ब्राह्मण पत्रिका थी प्रताप नारायण मिश्र की, विशाल भारत पत्रिका थी बनारसी दास चतुर्वेदी की, और आज पत्रिका थी शिव प्रसाद गुप्त की। तो ये इनके संपादक थे, इनका सुमेलित करना है। देखिए जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं वो आप अपनी नोटबुक में इनको एक लाइन सीधा सा नोट कर लीजिएगा। भारतेंदु के आगे जैसे लिख दिया राधाचरण गोस्वामी, बस सीधा लिखना है, प्रश्न वगैरह पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कहीं पे ऐसा लिख लीजिए जहाँ आप पेपर में रिपीट कर पाएँ। आगे स्थापना और तर्क वाले प्रश्न हैं, ये आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है रजिस्टर पे। मैंने ये जितने भी पुराने पेपर के स्थापना और तर्क वाले प्रश्न थे एक जगह लिखा था इन सबको, और वह रजिस्टर में से आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि स्थापना और तर्क वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं, उनके माध्यम से आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण निबंध हैं जहाँ से बार बार पूछे गए हैं वो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की, वो आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा, अन्य भी जो निबंध हैं जैसे कि नामवर सिंह का संस्कृति वाला है उससे भी पूछे हुए हैं, तो ये धीरे धीरे आपको आएंगे। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास जो बुक है उसको आप कर लीजिएगा, वहाँ
उसके बाद तो फिर कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जैसे कि करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है, ये श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध से लिया गया है। तो कई सारे प्रश्न हैं। और देखिए ये है भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति, यह भी श्रद्धा एवं भक्ति नामक निबंध से लिया गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि नामवर सिंह का निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपका ये वाला भी जो है पैराग्राफ है या गद्यांश है ये क्लियर हो जाएगा। और बहुत कठिन यह गद्यांश जो कि है नहीं है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि गद्यांश तो अब देखिए आप पढ़ के भी इसके आंसर आप आसानी से दे देंगे, तो इसके लिए गद्यांश न पढ़ते हुए अपना नेक्स्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं, ताकि कम समय में हम अच्छे से कई सारे प्रश्नों की तैयारी कर लें। साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है, परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम, ऐसा कोई क्रम होता ही नहीं है। आकार आदि क्रम, लेखकों का कालक्रम, रचनाओं के आधार पर, इस सब के आधार पर साहित्य इतिहास ग्रंथों की रचना हुई है, लेकिन परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम नहीं है। हाँ, नामकरण जरूर किया गया है परिस्थिति की और प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। शुक्ल ने प्रत्येक काल का नामकरण किया है, लेकिन क्रम इस हिसाब से कवियों का नहीं लगाया गया है। शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, खालिक बारी रचना है अमीर खुसरो की, और सूफी महाकाव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, क्योंकि सूफी काव्य को हम प्रेम काव्य के नाम से भी जानते हैं। रीति मुक्त कवि नहीं है, तो जसवंत सिंह रीति मुक्त नहीं है। घनानंद, बोधा, ठाकुर, और एक और नाम है इसमें आलम, ये चारों ही प्रसिद्ध रीति मुक्त कवि हुए हैं। जसवंत सिंह आचार्य कवि थे, इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था, है ना, भूषण करके, तो वो एक तरीके से लक्षण ग्रंथ है, तो ये तो रीतिबद्ध कवि हुए। जूही की कली कविता के कवि हैं निराला, हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन, अभी हमने इसको पढ़ा था सुमेलित वाले में। आगे पंक्तियां देखते हैं। तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नयनों पर पग धर धर, पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है हिंदी का व्यवहारिक रूप। ठीक है, जो व्यवहारिक हिंदी है उसी का प्रयोग होता है संचार माध्यम में, ताकि अधिक से अधिक लोग उसको समझ पाएं और सभी लोग सही अर्थ ग्रहण कर पाएं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं देरिदा। इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है। आगे देखते, कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु जी। नागरणी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। इसके प्रमुख संपादक कौन थे, ये भी हम पिछले प्रश्न पत्रों में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, ये हम पढ़ चुके हैं। शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध है चैनल पे उपलब्ध है, आप पढ़ लीजिएगा, अभी तक नहीं पढ़ाओ। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, निबंध के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी पत्रिका सरस्वती में इस निबंध को प्रकाशित किया, तो बहुत से लेखकों का ध्यान इस ओर गया, और उन्हीं के शिष्य मैथिली शरण गुप्त ने इसी निबंध के आधार पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था, साकेत। उसकी रचना इसके आधार पर हुई है। वहाँ पे लिखा भी है उन्होंने शुरू में कि महावीर का यदि मिलता नहीं प्रसाद, है ना, तो वो ही चीज़ है। तो वो भी सिलेबस में लगा हुआ है, चैनल पे उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से, तो ये स्कंदगुप्त नाटक से हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी तीनों ही हमारे सिलेबस में हैं, इनको भी पढ़ना है हमें अभी। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है, देखिए मुझे तो इसमें से कोई स्वर ही नहीं दिखाई दे रहा, मेरी समझ में तो ये सारे के सारे व्यंजन ही हैं, तो ये प्रश्न सही नहीं लग रहा मुझे। आगे देखते हैं। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, जैसा कि मैंने कहा अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की हैं, बिहारी नहीं है, आसानी से आप लगा लेंगे। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, यदि आपको सारी बोलियाँ याद नहीं होती तो पूर्वी हिंदी की बोली जरूर याद कर लीजिएगा। बोली का लघुतम रूप क्या है, देखिए ये भाषा का लघुतम रूप नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बोली का लघुतम रूप। ध्यानपूर्वक शब्द पढ़िएगा आप व्याकरण वाले उनको, तो व्यक्ति बोली ये बोली का लघुतम रूप है। स्थापना एवं तर्क के प्रश्न यहाँ नहीं देखेंगे, फिर भी बता दूं, नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। कविता क्या है, निबंध से यह जो है लिया हुआ है।
ठीक है। और ये पंक्तियाँ स्पष्ट स्पष्ट लिखी हुई हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भावभूमि पर ले जाती। ये बिल्कुल शुरू में ही निबंध के दी हुई हैं। चैनल पे निबंध उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा। और ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। विसल देव रासो, इसके देखना है कि कौन सा संगत है। तो विसल देव रासो नरपति नाल की रचना है, ये बिल्कुल सही है। विजयपाल रासो के नल, ये देखा था हमने पिछले बारे में। तो चंद्रवरदाई की रचना तो पृथ्वीराज रासो, ये तो आसानी से आप लगा देंगे। परमाल रासो जगनीक की है और खुमाण रासो दलपत विजय की है। तो ये सब गलत दे रखे हैं, एक ही सही है, विसल देव रासो नरपति नाल। कौन सा युग्म संगत नहीं है। भारत दुर्दशा भारतेंदु का है, बिल्कुल है, हमारे सिलेबस में भी है। प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद का है। दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का है, लेकिन कबीरा खड़ा बाजार में नहीं है। इसको तो अभी हमने पुराने पेपर में पढ़ा। ये किसका है, भीष्म साहनी जी का है। भीष्म साहनी का एक वीडियो है प्लेलिस्ट रचना रचनाकार वाली में, उसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। क्रमबद्ध लगाने वाले में इनके नाटक उपन्यास पूछे जाते रहते हैं। देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2, 4, 8, 10 प्रश्न सॉल्व करके ही वीडियो को छोड़ देते हैं। आप प्लीज़ ऐसा नहीं करिए। यदि आप परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो वीडियोस को पूरा देखें, ठीक है। जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, अपने मित्रों में शेयर कर रहे हैं, उन सब के लिए हार्दिक धन्यवाद है। साथ ही साथ जो मेरे चैनल के लिए अपने मित्रों को या सब लोगों को मेरे चैनल से जोड़ रहे हैं, यानी कि सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में जो लोग मदद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, तो मैं प्लीज़ यही कहूँगी कि देखिए, थोड़ा सा अभी हमारा छोटा सा YouTube का परिवार है। आप चाहते हैं कि हमारा परिवार और बड़ा हो जाए, बहुत सारे सदस्य हमारे परिवार में हों, तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए। देखिए, जब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब शायद लाइक इतने मायने नहीं रखते, लेकिन अभी क्योंकि ये हमारा नया सा चैनल है, तो फिर आपके लाइक बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। मेरे उत्साहवर्धन के लिए भी आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो आगे सजेशन में जाए, चैनल ग्रो करे, उसके लिए भी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग देखते तो बहुत सारे हैं, लेकिन लाइक उसके आधे भी नहीं आते। और अगर वीडियो की क्वालिटी या वीडियो का कुछ भी आपको पसंद नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। आगे देखते हैं कौन सा युग्म संगत है। कौन तुम मेरे हृदय में, यह महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। न जाने नक्षत्रों से कौन, ये प्रसाद की नहीं है, ये पंत की हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी, ये निराला जी की है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, यह मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा से ली हुई पंक्ति है। तो ये सारे युग्म गलत है, बस एक ही सही है। कौन तुम मेरे हृदय में, महादेवी वर्मा का है। कहानीकारों को सुमेलित करना है, यही सच है, मनु भंडारी की कहानी है, चैनल पे पढ़ चुके हैं। परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा की, यह भी चैनल पर पढ़ चुके हैं। जिंदगी और जोक कहानी है अमरकांत की, यह भी हम पढ़ चुके हैं। फूलों का कुर्ता है यशपाल की, बस इसकी जगह हमने यशपाल की पर्दा पढ़ी थी, यहाँ पूछ ली गई है फूलों का कुर्ता। तो इस प्रकार आप सुमेलित कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने वही कहानी आपको पढ़ाई है सिलेबस के अलावा भी, जो बार बार पूछी जाती रही है। काव्य कृतियों के साथ सुमेलित करना है। ईश्वर की अध्यक्षता में यह कृति है लीलाधर जगूड़ी की। अबूतर कबूतर उदय प्रकाश की कृति है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय जी की कृति है। और जलसा घर, यह कृति है श्रीकांत वर्मा की। रघुवीर सहाय की शेष स्मृतियाँ भी पढ़ा था, उसके अलावा इनकी पंक्तियाँ भी पूछी गई हैं और यह इनकी काव्य कृति भी पूछ ली गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा रघुवीर सहाय के विषय में भी आप जानकारी एक जगह लिख लीजिएगा, या जैसा कि मैंने कहा कि यदि मेरे भरोसे हैं आप लोग, तो फिर मैं भी जल्दी ही कुछ रचनाकार वाले, जो महत्वपूर्ण रचनाकार वाले वीडियो हैं, मैं पहले वो वीडियोज़ लाऊंगी जहाँ से क्रम वाले प्रश्न जो हैं वो आप सॉल्व कर पाएँ। आगे देखते हैं, पंक्तियों को सुमेलित करना है। तो घनानंद की पंक्तियां हैं। अति सूदो सन्हे को मारग, ये घनानंद की है। पूरी पंक्ति इस प्रकार है। अति सूदो सन्हे को मारग है, जा में नेक सयानपन बांक नहीं, घनानंद जी की है। अबलो न साही अब न नसे हैं, तुलसीदास की विनय पत्रिका की का पद है, ये प्रथम उसकी पंक्तियां हैं। ब्रज भाषा में लिखी गई है इनकी विनय पत्रिका और कवितावली। सटपटाती सी ससी मुखी, मुख घूंघट पर ढाकी, ये बिहारी जी की हैं। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि बिहारी जी की रचना पंक्तियाँ, पर ये मैंने कभी बिहारी की पंक्तियाँ पढ़ी नहीं हैं, लेकिन ये बिहारी की ही हैं।
आगे देखें, ऊधो मन ना भय 10-20, सूरदास की पंक्तियां हैं, बहुत पढ़ा है इनको। पूरी पंक्ति इस प्रकार है, ऊधो मन ना भय 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, अब को आराध है ईस। इस प्रकार ये पंक्तियां हैं, इसको हमने पढ़ा है भ्रमर गीत प्रसंग के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, रेखा चित्रों को सुमेलित करना है। पद्म पराग जी का रेखा चित्र है, पद्म पराग रेखा चित्र है पद्म सिंह शर्मा का, ये तो नाम से ही स्पष्ट है। बोलती प्रतिमा है श्री राम शर्मा जी की। माटी की जो मूर्तें हैं वह है राम वृक्ष बैनीपुरी की। इनको अभी भी पूछा था ना पहले वाले में, पैरों में पंख बांधकर, वो भी रचना इन्हीं की थी। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है राम वृक्ष बैनीपुरी का, और रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का है। रेखाएं बोल उठी और बोलती प्रतिमा, ये जो दोनों रेखा चित्र है आप इनको रट लीजिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी वाला तो बहुत बार पूछा जाता है, ये पीजीटी में भी बार बार रिपीट होते हैं। आगे देखते हैं, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान जी की है ये। और बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की है। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि है। और एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है, सिलेबस में भी है। हंस के से जुड़े, हंस के संपादक थे राजेंद्र यादव, और इसी से प्रेमचंद भी जुड़े थे। सचेतना के संपादक थे महीप सिंह, और आलोचना पत्रिका के संपादक थे अरुण कमल, और दस्तावेज पत्रिका के संपादक थे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये वाली पंक्तियाँ निराला की हैं। एक अलग तरीके की रचना करते हैं निराला, थोड़ी सी निराली रचना है उनकी। सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा भीष्म विरल, तो ये सुमित्रा नंदन पंक्त की पंक्तियां हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, अभी भी पूछा था, तो यह मैथिली शरण गुप्त की हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले, यह जयशंकर प्रसाद की हैं। ऐसी ही कुछ लगभग पंक्ति अभी हमने पढ़ी थी। और देखिए पेपर में बहुत सारी पंक्तियाँ मिल जाती हैं, जैसे सखी वे मुझसे कहकर जाती है मैथिली शरण गुप्त की। और यदि आपको ये नहीं आता कौन तो मेरे हृदय में महादेवी वर्मा का, तो ये यहाँ भी दी हुई हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस प्रकार कई प्रश्नों रिपीट से हो जाते हैं, यानी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। कभी कभी एक ही पेपर में दो चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। पात्रों को नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त का पात्र है चाणक्य, ये तो सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य। आधे अधूरे महेंद्रनाथ, ये हम चैनल पे पढ़ चुके, इसलिए लगा लेंगे। अंधा युग के अश्वत्थामा, ये भी हम लगा लेंगे। और कोणार्क का पात्र है विशु, यदि ये याद भी नहीं होगा तो भी यदि 3 के लगा लेंगे तो चौथा अपने आप निकल आएगा। अंधा युग के पात्र तो आप जानते ही हैं, अश्वत्थामा, विदुर और ये सब, धृतराष्ट्र वगैरह। और अंधा युग की पंक्तियां बार बार पूछी जाती हैं। ये बुक भी मैं आपके लिए अभी मंगाने वाली हूँ, फिर आपको पढ़ाएंगे इसको। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की है, बार बार पूछी जा रही है। इतिहास चक्र है दया प्रकाश सिन्हा की। अन्वेषक है प्रताप सहगल की। और कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की। जैसा मैंने कहा कि एक ही प्रश्न पत्र में कई कई चीज़ें रिपीट होती हैं। अनुमितिवाद के प्रतिपादक हैं आचार्य शंकुक, और उत्पत्तिवाद के हैं भट्ट लोल्लट। साधारणीकरण का सिद्धांत दिया था भट्ट नायक ने, साधारणीकरण और भोगवाद का, है ना। और अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त जी के सिद्धांत। ये जो भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र लिखा था, ठीक है, इन्होंने जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा था उसकी इन्होंने क्या कहें, उसके ऊपर एक होता है ना टिका, उसकी व्याख्या की थी। इसके व्याख्यात कवि हैं और इन्होंने अपने अपने वाद दिए थे इनके ग्रंथ के आधार पर, तो ये उसी से संबंधित हैं। इसको भी देखेंगे भाई, काव्य शास्त्र वाले वीडियोस जब कर लेंगे तब ये वाले प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है। अब ये एक गद्यांश है, अगर आप लोगों को गद्यांश भी सुनने हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बहुत सरल सा गद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे ना तो आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे लेंगे। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसमें ये इनके प्रश्न हैं, आसानी से कर लोगे आप। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, है ना। तो व्यर्थ में वीडियो क्यों लंबा करें हम, तो समाप्त करते हैं वीडियो को। वीडियो को समाप्त करने से पूर्व आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ ईमानदारी पूर्वक चेक कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यदि 10 सही हैं तो 10 ही लिखिएगा। आगे मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक हम लास्ट वाले अंतिम प्रश्न पत्र पर पहुंचेंगे तब तक आपके बहुत सारा स्कोर आपका बढ़ जाएगा और बहुत सारे प्रश्नों के सही उत्तर आप दे देंगे। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ, 2010 के प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपको जो भी कुछ कहना हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बाय बाय, जय हिंद।